ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। राज्यसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की ये बड़ी जीत। बीजेपी के सभी 8 प्रत्याशी जीते। सपा के 2 प्रत्याशी को जीत मिली है। आपको जानकारी दे दे कि 10 सीटों के लिए 395 विधायकों ने वोट किया। ये बड़ी खबर लखनऊ से राज्यसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी की ये बड़ी जीत है। बीजेपी की 8 प्रत्याशी जीत गए हैं और सपा के 2 प्रत्याशी जीते हैं और सपा का जो तीसरा प्रत्याशी है उसे हार का सामना करना पड़ा है। ये पूरा जोर गणित जो है वो सुबह से ही आपको बता रहा है कि किस प्रकार से अगर बात कर ले राज्यसभा की 10 सीटों को लेकर, यानी कि यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों को लेकर आज मतदान हुआ था। बीजेपी ने 8 प्रत्याशी उतारे थे और सपा ने 3 प्रत्याशी उतारे थे और बड़ी संख्या में क्रॉस वोटिंग हुई थी जिसमें सपा के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, यानी कि एनडीए के उम्मीदवार को क्या कह लीजिए कि मतदान किया और ऐसे में ये बड़ी जीत बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के सभी 8 प्रत्याशी जीते हैं। संजय सेठ 8वें उम्मीदवार के रूप में संजय सेठ को बीजेपी ने मैदान में उतारा था और अब ऐसे में वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि बीजेपी के 8 प्रत्याशी जीत चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि सपा के जो तीसरे प्रत्याशी हैं वो हार गए हैं। 10 सीटों के लिए 395 विधायकों ने वोट किया था। तो ये बड़ी खबर, जब बीजेपी ने 8वें प्रत्याशी को उतारा था तब से ये तय माना जा रहा था कि क्रॉस वोटिंग के जरिए ही ये संभव हो सकता है, क्योंकि बीजेपी को अपने 8वें प्रत्याशी को जिताने के लिए एक बड़ा बहुमत चाहिए था और वही सपा को अपने तीसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए केवल 2 वोट की आवश्यकता थी। लेकिन ऐसे में आप देखिए इस जीत के कितने मायने निकलते हैं। और कल इससे पहले जब डिनर रखा गया था सपा मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से, तो उसमें भी 8 विधायक नहीं पहुंचे थे और ऐसे में आज जिस प्रकार से बड़ी संख्या में क्रॉस वोटिंग हुई है जिसमें सपा के 7 से 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग में एनडीए को कह लीजिए कि मतदान किया, यानी कि एनडीए के प्रत्याशियों को मतदान किया है और ऐसे में बीजेपी के 8 प्रत्याशी जीत गए हैं और सपा के केवल 2 प्रत्याशी ही जीते हैं और सपा के जो तीसरे प्रत्याशी है उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10 सीटों के लिए आज मतदान हुआ जिसमें बीजेपी के 8 उम्मीदवार जीत गए और सपा के तीसरे जो प्रत्याशी हैं उन्हें हार का सामना करना पड़ा संजय सेठ के रूप में, यानी कि संजय सेठ को बीजेपी ने 8वें उम्मीदवार के रूप में उतारा था और कहीं ना कहीं जब से संजय सेठ को उतारा गया था, क्योंकि संजय सेठ इससे पहले सपा के कोषाध्यक्ष भी रह चुके। ये देखिए, ये आपको जश्न की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, पहले से ही ये संभावना जताई जा रही थी कि बीजेपी के 8 प्रत्याशी जीत जाएंगे और 8 प्रत्याशी जीत चुके हैं। बीजेपी मुख्यालय पर किस तरह की तस्वीरें? देखिए, अभी आपको बता दूं काउंटिंग चल रही है। काउंटिंग में अगर हम देखें तो 7 जो है उनमें कहीं ना कहीं आपको काउंटिंग अभी चल रही है उसमें देखेंगे कहीं ना कहीं बहुत आगे चलते नजर आ रहे हैं। पर आप बता दूं तो 8 प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के बीच के वक्त जय बच्चन और जो प्रत्याशी थे सुमन वो भी जीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आपको आगे बेसिकली जीत गए हैं। आपके जो तमाम जीत गए पहले पर किया तो क्या है मनीष, ये बताइए कि इस वक्त बीजेपी मुख्यालय पे बीजेपी के कौन कौन से बड़े नेता वहां पर पहुंचे हैं? क्या जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है वो विधायक भी वहां पर पहुंचे हैं? नीतियों की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी की गरीब कल्याण योजनाओं की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी के जो देश का समग्र विकास हो रहा है। देश 21वीं सदी में देश
कितनी तेजी से प्रगति कर रहा है, सामरिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, 10वीं 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था पर लाकर माननीय मोदी जी ने खड़ा किया, इसकी जीत है। ये किसान कल्याण की जीत है, ये महिला कल्याण की जीत है, 33% आरक्षण की जीत है, 3 तलाक की जीत है, ये 370 हटाने की जीत है, ये भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण की जीत है। देखिए, निश्चित तौर से ये तमाम जो जीत के कारण थे वो गिनाए गए और यहाँ पे अब जैसे जैसे जीत का समाचार यहाँ मिल रहा है वैसे वैसे जो लोग हैं वो यहाँ बढ़ने शुरू। और यह उनके विकास और विरासत वाले सिद्धांत की जीत है और भारतीय जनता पार्टी की नेता और नीयत की जीत है। और भारतीय जनता पार्टी की अभी तो ये लड़ाई है, आगे बहुत बड़ी लड़ाई है। हम 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। भाई साहब, आगरा के महापौर पूर्व नवीन जैन जी भाई साहब को, जो छोटे कार्यकर्ता को इस सांसद सीट पर बैठाया, शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद। और राम राज्य अब स्थापित हो चुका है और आगरा में नवीन जैन ने विकास किया था, अब विकास करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ आगरा वासियों को और ताहिर नगरी वासियों को नवीन जैन जी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगरा के महापौर नवीन जैन जी को राज्यसभा सांसद में पहुंचाने वाले योगी जी और मोदी जी का बहुत बहुत आभार। ये तो केवल नमूना है कि हम 8 लोकसभा के राज्यसभा की सीटें जीते हैं। आगामी 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से 82 की 82 सीटें जीतने वाली है। ये एक नमूना आज शीर्ष नेतृत्व ने हमको दिया। तो देख रहे हैं आप कि किस प्रकार से तमाम जो वहां पर नेता मौजूद है, कार्यकर्ता मौजूद है, उनके अंदर जीत को लेकर किस प्रकार से वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, वहां पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनीष, सपा के तीसरे प्रत्याशी जो है वो कौन से हैं जो हारे हैं? कि हमारे 8 प्रत्याशी जीते हैं। मैं सभी जीतने वाले प्रत्याशियों को बधाई देता हूं और जिन लोगों के वोट से जीते हैं उनका धन्यवाद करता हूं। और समाजवादी पार्टी के भी श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी के भी 2 प्रत्याशी जीते हैं, तो अखिलेश यादव जी को बधाई है। एक उनका प्रत्याशी हारा है, उनको लड़ाना नहीं चाहिए था, लड़ाए हैं तो हारना तय था, लेकिन उन्होंने लड़ाया है। लेकिन भाजपा की विजय यात्रा जो राज्यसभा से जारी हुई है वो लोकसभा और लोकसभा के बाद विधानसभा, विधानसभा के बाद लोकसभा, लोकसभा के बाद फिर विधानसभा चलती रही। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आप लोग सुनिश्चित मान रहे थे पहले से जीत, आज उसको पूरी तरीके से हाँ, निश्चित तौर से जो हम लोग मान रहे थे वह परिणाम आज सामने आया है। इस पर हम खुशी जाहिर करते हैं, सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं, सभी माननीय विधायकों को बधाई देते हैं, पार्टी के संपूर्ण जो पदाधिकारीगण हैं उनको बधाई देते हैं और जो प्रत्याशी जीते हैं, सांसद बन गए हैं अब राज्यसभा के, उन सबको भी। विपक्ष के लिए भी कुछ कहेंगे कि मतलब हताशा तो होगी, लेकिन देखिए, विपक्ष हताश निराश उदास है, वो अपने कर्मों के कारण से हताश उदास निराश है। मैं कहा हूँ कि चलनी में दूध दूहें और भाजपा को दोष दें। आज कांग्रेस सपा की यही आदत हो गई। अगर सपा ने अपनी पार्टी को एकजुट रखने में विफल रही है तो ये सपा की कमियां है, भाजपा की कमियां नहीं है। कांग्रेस अगर अपने सरकार वाले राज्य में हार गई और भाजपा के वहाँ राज्यसभा सांसद जीत गए तो यह निश्चित तौर से सपा और कांग्रेस दोनों अपने दलों को संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रहे हैं और इसके कारण इनकी पराजय हुई है। और भारतीय जनता पार्टी की ये ऐतिहासिक जीत है, इसके लिए हार्दिक बधाई। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे केशव प्रसाद मौर्य को, जिन्होंने सभी प्रत्याशियों को यानी कि जो जीत चुके हैं उन सभी को बधाई दी। बीजेपी की बड़ी जीत हुई है सर, क्या कुछ कहेंगे? अब हमें अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा में हैं हम लोग। अब कोई अधिकृत परिणाम अभी नहीं आया है, लेकिन हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने सभी अपने सहयोगी दलों के साथ बढ़कर बातचीत करके 8 प्रत्याशी घोषित। तो आप सुन रहे थे भूपेंद्र चौधरी को और आपने सुना केशव प्रसाद मौर्य को। तमाम जो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि 8 प्रत्याशी बीजेपी के जीत चुके हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, जीत के साथ आगाज हो चुका है, लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि आलोक रंजन जो कि तीसरे प्रत्याशी थे सपा के, वो हारे हैं। इन्हीं को लेकर लगातार सपा में फूट भी चल रही थी।
देखिए, निश्चित तौर से पीडीए की बात करते थे अखिलेश यादव पर, जो राज्यसभा के जो प्रत्याशी तय गए उसमें कहीं पीडीए का जिक्र उनको दिखा नहीं, और शायद इसी का वो तो हमारे साथ बात करने कुछ मौजूद है। मोहसिन रजा हैं इस समय। सर, 8 से 80 की तैयारी, 8 से 80 की तैयारी है ये तो। अभी सीधी सी बात ये है कि 8 सीटों से ये तय हो गया है कि हम पूरा सुपड़ा साफ करने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा की 80 के 80 सीटें उत्तर प्रदेश की जनता देगी, क्योंकि जब 8 सीटों पर हम लड़े तो हम आश्वस्त थे कि हम जीतेंगे। लेकिन विपक्ष क्यों ये बातें कर रहा था, ये अपनी परिवारवादी डेवलपमेंट अथॉरिटी क्यों ये बातें कर रही थी, उनसे पूछ लीजिए। हम लोग तो जनहित में काम करते हैं। ये पूरा 142 करोड़ लोग आदरणीय मोदी जी का परिवार है। क्योंकि देखा गया था कि जिस तरीके से पीडीए की बात चर्चा करते थे, पर राज्यसभा के टिकट में कहीं दिखा नहीं। फिर आज उन्होंने, अखिलेश यादव ने बोला, शिवपाल यादव ने बोला कि अंतरात्मा की बात करने वालों को जनता की आत्मा जवाब देगी। अभी भी उनको था, शाम तक था कि हम तीनों जीते। देखिए, जनता की आत्मा ने उनको जवाब दे दिया। वो 212 से 47 पर आ गए थे 2017 में, याद है आपको? तो ये जनता की आत्मा की आवाज है, उनको समझना होगा। उनकी आत्मा अंदर से उनको बता रही है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है, और ऐसे ही परिणाम उनको आगे भी मिलने वाले हैं। ये ढोल की जो शोर है ये सुनाई देगा जून तक। बहुत जोश और खरोश के साथ में अभी जश्न मनाएंगे। सारे कार्यकर्ताओं में हुजूम है। ये तो देखिए पूरी तैयारी इस समय कलिका देखिए सुगबुगाहट भी है, और आप तैयारी देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो प्रोटोकॉल है वो यहाँ पे लगता हुआ नजर आ रहा है। अब से कुछ देर में माना जा रहा है कि 8 प्रत्याशी यहाँ पहुंचेंगे। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक यहाँ मौजूद होंगे। तमाम मंत्री यहाँ मौजूद होंगे, और उनकी पूरी तैयारी आप देख सकते हैं। जिस तरीके से आप यहाँ पे चहल पहल देख सकते हैं। जैसे ही ये खबर आई उसके बाद से जो तैयारी है वो आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको पुलिस पर्सनल नजर आ रहे होंगे। बैरिकेटिंग आप देख सकते हैं कि बैरिकेटिंग लगा दी गई है। मैं पीछे अपने दिखाऊंगा कि पूरी जो तैयारी है पुलिस पर्सनल की वो यहाँ पे कर ली गई है। एकदम से जैसे ही नतीजों की घोषणा हुई है उसके बाद से जो तैयारी है पुलिस प्रशासन की वो तैयारी कर ली गई है। ढोल नगाड़े आप देखिए, गेट से ढोल नगाड़े आते हुए नजर आ रहे हैं आपको। ये पहली तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं बीजेपी की। आप देख सकते हैं कि तैयारी एकदम जीत के साथ, जीत के ढोल नगाड़े की शुरुआत यहाँ पे हो गई। और ये साफ सीधी तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया के चैनल पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीरें जश्न की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से सीधी लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को। ये जीत की जो जश्न मनाया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा था, जिस तरह से मोहसिन रजा ने बोला कि 80 की जो जीत की तैयारी है उसका नतीजा 8 से शुरू किया गया है। हम देख भी रहे हैं और अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पर जीत का माहौल पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। हिमाचल के बाद उत्तर प्रदेश से भी बड़ी खुशी देखने को मिल रही है बीजेपी में, लेकिन वही खबर निकल कर सामने आ रही है। बताइए जरा मनीष की, जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, क्या वो विधायक भी आएंगे इस जश्न में शामिल होने के लिए? देखिए, ये बड़ा सवाल है। जरूर ये बड़ा सवाल है। क्या मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, राकेश पांडे यहाँ आएंगे? ये देखने तस्वीरों के इंतजार हम भी करेंगे। हालांकि अभी कोई ऐसी सगबगाहट यहाँ पे अभी देखने को मिली नहीं, पर अभी जो तैयारी है, क्योंकि ये तस्वीरें हैं और वहाँ पे भी जब काउंटिंग चल रही थी तो हमारे सहयोगी इसके वाजपेयी भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने तस्वीर भेजी थी, वो वहाँ पे लगातार मौजूद थे। पर क्योंकि ऑफिशियली अभी अनाउंसमेंट नहीं है, ऑफिशियली अभी उन्होंने यहाँ पे उन्होंने सदस्यता ग्रहण की नहीं है, तो मुझे लगता नहीं कि वो यहाँ पे अभी इस जश्न में शामिल होंगे। हालांकि विधान सभा में जहाँ पे काउंटिंग हो रही थी उस परिसर में जरूर मौजूद थे, और लगातार वो जिस तरह से बात भी कहते उन्होंने बताया भी था कि अंतरात्मा की आवाज़ सुन के उन्होंने वोट किया है, संजय सेठ को वोट किया। तो निश्चित तौर से माहौल जरूर बदला है। अब जो तस्वीरें हमने देखी थी सुबह कि किस तरीके से वोटिंग हुई थी, क्रॉस वोटिंग हुई थी, अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उसके बाद की अगर तस्वीरें हैं तो वो ये तस्वीरें हैं। ये सामने एक तस्वीरें हैं कि जिससे से जैसे ही अभी कुछ देर पहले यहाँ पे इतने जो समर्थक थे वो नहीं थे, पर जैसी ही खबर लगी है और जैसे पता चला कि अब मुख्यमंत्री यहाँ पे आ सकते हैं, उनका प्रोटोकॉल यहाँ पे आ गया है। और मनीष, जो मतगणना है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है ना अभी? वो यहाँ पे बढ़ती नजर आ रही है। मनीष जरा ये बताइए कि मतगणना पूरी समाप्त हो चुकी है, बस आधिकारिक ऐलान बाकी है? देखिए, अंतिम दौर में है। जब तक सर्टिफिकेट की बात नहीं होती, जब तक औपचारिक घोषणा नहीं कर दी जाती, तब तक जो ऐलान है उसको हम नहीं कह सकते। पर जो हमारे सोर्सेस हैं वो कह रहे हैं कि जीत
हो चुकी है, सर्टिफिकेट मिलते हैं। औपचारिक जो घोषणा होनी है वो अभी निर्वाचन आयोग की तरफ से की जाएगी, उसकी एक अनाउंसमेंट किया जाएगा। उसके बाद सामने विधान सभा है जहाँ पे काउंटिंग हो रही है। उसके बाद जो तमाम प्रत्याशी हैं वो वहाँ से एक निकलेंगे और सीधे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आएंगे। यहाँ पे जो उनके समर्थक है, जो लोग हैं, वो यहाँ पे आप देखिए इस समय तैयारी देखिए, जो पुलिस के अधिकारी है वो पहुंचे हैं, ब्रीफिंग कर रहे हैं कि किससे कैसे तैयारी की जाएगी, क्योंकि सीएम का प्रोटोकॉल होता है, उनके प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पे तैयारी करनी है। क्योंकि माना जा रहा है कि जैसे जैसे ये खबर और बढ़ेगी वैसे वैसे जो समर्थक हैं वो यहाँ पहुंचेंगे। आपको बता दूं बड़ी तादाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हों, ब्रज क्षेत्र के हों, पूर्वांचल की बात करेंगे, प्रतापगढ़ की बात करेंगे, जहाँ के कैंडिडेट हैं वहाँ के जो प्रत्याशी वो सुबह से यहाँ पे आए हुए थे। और जैसे ही खबर मिली है जीत की, उसके बाद जो लोग निकले थे, क्योंकि डिनर का टाइम है तो कई लोग डिनर करने गए थे, उसके बाद जैसे खबर चली तो बीजेपी में माहौल बढ़ता जा रहा है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे जो समर्थक है वो यहाँ पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूरी तरीके से अब तैयारी कर ली गई और तैयारी के बाद अब इंतजार है अपने प्रत्याशियों का, अपने जीते हुए प्रत्याशियों का, अपने कहा जाए तो अपने सांसदों का जो सदन में गए हैं भारतीय जनता पार्टी से चुन के, उनकी ताजपोशी का बस अब जो औपचारिक ऐलान होना है वो बाकी है। उसके बाद यहाँ का जो माहौल है अभी आपको थोड़ा शांत जरूर दिख रहा होगा, ढोल नगाड़े जरूर दिख रहे होंगे, पर आतिशबाजी और मिठाई का जो दौर होगा वो और यहाँ का जो वातावरण होगा वो जरूर आगे आने 2024 की जो 80 लोकसभा सीट है उसमें जो 8 में कमल खिला है आज, वो 80 की तरफ आगे बढ़ता हुआ जरूर नजर आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल मनीष, क्योंकि अभी हमने हिमाचल प्रदेश में देखा कि किस प्रकार से कम विधायक होने के बावजूद भी, उतनी तादाद में विधायक ना होने के बावजूद भी वहां पर भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। और हिमाचल प्रदेश के बाद अब यूपी से भी ये बड़ी खबर है, बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत है। तो कहीं ना कहीं इस जीत से जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और ऐसे में भी बताइए कि क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी अभी? देखिए निश्चित तौर से आपको बता दूं ये जीत है एक स्ट्रेटजी की, और ये स्ट्रेटजी जो दिल्ली से लेके और जो संबंधित राज्य होते हैं वहाँ की टीम मिलकर बनाती है, और शायद उसी का नतीजा है। देखिए सबसे पहले तस्वीरें आई थी, 10 सीटों का ऐलान होता है, 10 सीटों पे 3 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी उतारती है, 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी उतारती है। तमाम उनके सभी जाते हैं, अपना नामांकन करते हैं और बड़ी सादगी के साथ एक नामांकन होता है। उसके बाद आके कोई चर्चा नहीं होती कि 8वां प्रत्याशी होगा। दूसरे दिन एकदम से दिल्ली से आता है, संदेश आता है कि संजय सेठ को 8वें प्रत्याशी के तौर पर उतारा जाएगा। उसकी रणनीति पहले से तैयार थी, इंतजार था दिल्ली के जो शीर्ष नेता थे उसका नेतृत्व का इंतजार था कि कैसे वो ग्रीन सिग्नल करते हैं। उसके बाद की जो रणनीति प्रदेश में योगी सरकार और सरकार संगठन ने मिलकर बनाई थी उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, उनकी इम्प्लीमेंट उन्होंने पूरी कार्य योजना बताई कि हमारी ये योजना है, हमारे साथ ये लोग मिल सकते हैं, इनसे बात की है। उसके बाद की तस्वीरें थी जब पूरी चीजें निकल के आई और उसके साथ ही आगे की जो कार्य योजना थी वो बनती हुई नजर आने लगी। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सब चीजें अपने लेकिन मनीष क्या ये भी समझना जरूरी हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, क्या मनीष ये भी समझना जरूरी हो जाता है कि 8वें प्रत्याशी के तौर पर संजय सेठ को उतारना ये एक बड़ी रणनीति है, क्योंकि संजय सेठ एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि पहले सपा के कोषाध्यक्ष रह चुके हैं, सपा के दिग्गज नेता रह चुके हैं। तो संजय सेठ की जगह क्या कोई और प्रत्याशी होता तो क्या ये गुणा गणित वहां पर फिर बैठता? देखिए इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। संजय सेठ पहले जिस तरह से आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के थे, सांसद भी रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद, और इनमें से जो उन्होंने वोट किए उनके साथ लगातार संजय सेठ संपर्क में रहते थे, संजय सेठ उनके साथ रहते थे। और जिस तरह से मित्रत्व रहा था और जिस तरह से आज राकेश प्रताप सिंह बाबा सिंह ने कहा कि संजय सेठ की जगह कोई और उम्मीदवार होता और हमसे डिस्कस किया जाता तो शायद हम उसी के पक्ष में करते। हमने समाजवादी पार्टी की विचारधारा के लोग के साथ किया है, हमने उनको वोट किया है, ये कहना खुद जो बागी विधायक है उनका कहना है। तो निश्चित तौर से कहीं अगर संजय सेठ की जगह कोई और होता तो शायद ये आंकड़े आपको बदलते नजर आ सकते थे। तो संजय सेठ क्योंकि उत्तर प्रदेश से आते हैं, एक प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं, उनके पास अनुभव है, समाजवादी पार्टी की रग रग से पहचान, तो कौन से विधायक उनके संपर्क में आ सकते हैं। इसमें कहीं ना कहीं ये जरूर देखने को मिलता है कि एक उनकी भूमिका जरूर रहती है, उनके नाम के साथ एक सहमति बनाते हुए कैसे लोग आ सकते हैं। ये पूरी स्ट्रेटेजी है, यही स्ट्रेटेजी भारतीय जनता पार्टी बनाती है। उसको पता है कि किस कैंडिडेट को कब कहाँ लड़ाना है, किसकी जीत हो सकती है, किसके साथ हमें समर्थक मिल सकता है। तो इन पूरी स्ट्रेटेजी में काम करती है। और ये खाली आपको बीजेपी की खाली राज्य इकाई
या प्रदेश इकाई या फिर नहीं, ये संयुक्त, इसे कहते हैं कि आपका एक जो मिला जुला जो योगदान होता है, चाहे वो राज्य का हो चाहे वो केंद्र की टीम हो, दोनों के मिला जुला के साथ ये स्ट्रेटजी बनाए, तो इस स्ट्रेटजी को सही समय पे आने पे आप इम्प्लीमेंट करते हैं, इसी का नतीजा है। चाहे हिमाचल प्रदेश की बात कर लें और चाहे आप बात कर लेंगे उत्तर प्रदेश की 7 सीटों वाली संख्या बल में 8 सीटों में कमल खिलाना, शायद यही स्ट्रेटजी काम करती है और यही नतीजा है कि जो भारतीय जनता पार्टी 24/7 जो कहा जाता है ना कि चुनाव के मूड में रहती है, एक चुनाव खत्म नहीं होता वो दूसरे चुनाव के मूड में रहती है, तो यही नतीजा शायद आपको देखने को मिलता है कि आपके घर में आपके विपक्षियों के घर से उन्हीं की विधायकों को अपने साथ करना और खुलेआम बिल्कुल आपने देखा था तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी किस तरीके से राकेश प्रताप सिंह हो, अभय सिंह हो, राकेश पांडे हो, पूजा पाल हो, लगातार विनिंग साइन दिखाए थे और लगातार साथ में खड़े होते। तो ये स्ट्रेटजी होती है और राजनीति में कोई भी चीज असंभव नहीं होती है, सबके दरवाजे खुले होते हैं, ये विपक्ष भी कहता है, ये सत्ता पक्ष भी कहता है, तो पर सही समय पे अपने जो कहते हैं कि अपनी जो तैयारियां होती हैं उनको सही समय पे कौन यूज करता है, अपनी पावर्स को कौन सही समय पे यूज करता है, उसकी जीत होती है और शायद ये करके दिखा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल में भी और आज उत्तर प्रदेश में भी। जी और मनीष जरा ये भी जानकारी साझा करिए कि जो आज के बागी विधायक है सपा के, क्योंकि साफ तौर पे सपा की ओर से कहा जा रहा है, अखिलेश यादव ने भी कहा है कि उन पर कार्रवाई होगी और हमने प्रोटेस्ट भी देखा कि किस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने बागी विधायकों को लेकर प्रोटेस्ट भी किया है, तो क्या ऐसे में एक बड़ा ऐलान भी हो सकता है, जो बागी विधायक है वो बीजेपी का दामन भी थाम सकते हैं? देखिए अभी ये चीज़ें इस पर से पता खुलेगा कल सुबह 11 बजे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। क्या एक्शन लेते हैं, क्या वो उनको निलंबित करते हैं, अगर वो पार्टी से निष्कासित करते हैं तो उनकी सदस्यता बनी रहेगी, उनकी बतौर वो विधायक बने रहेंगे, तो क्या किसी सहयोगी दल के साथ जुड़ते हैं, एनडीए का हिस्सा बनते हैं कि सीधे भारतीय जनता पार्टी के दामन थामते हैं। हालांकि मनोज पांडे का माना जा रहा है कि मनोज पांडे से सहमति बन गई है और मनोज पांडे बहुत जल्दी पर उत्तर प्रदेश में नहीं दिल्ली में शीर्ष नेताओं के साथ वहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हैं। जैसे रितेश पांडे अभी आपने देखा था हाल फिलहाल में अकबरपुर के सांसद, उन्होंने वहाँ पे पार्टी के दामन थामा था, तो माना जा रहा है कि मनोज पांडे अगर दामन थामते हैं तो निश्चित तौर से दिल्ली में बड़े जो शीर्ष नेता थे उनके सामने दामन थामने और उनको इस जीत का तोहफा भी देती हुई नजर आ सकती है भारतीय जनता पार्टी। उनके पास ऑप्शन भी रह सकते हैं कि उनको हो सकता है योगी कैबिनेट में शामिल किया जाए या फिर उनके साथ ऑप्शन रहेगा क्योंकि सोनिया गांधी की प्रतिष्ठित सीट है रायबरेली और मनोज पांडे भी रायबरेली से आते हैं, तो उनको वहां से भी उम्मीदवार बना सकती है भारतीय जनता पार्टी पर, जब तक क्योंकि अभी अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है राजनीति को भी, तो अगर आप जब तक कोई चीज़ की औपचारिक घोषणा नहीं हो जाए तो हम इसको कह सकते हैं कि ये संभावनाएं हैं, संभावनाएं व्यतीत कर सकते हैं। पूरी चीजें डिपेंड करेंगी जो बिल्कुल मनीष, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है, वो आपने भी देखा और हमने भी देखा और तस्वीरें भी साफ तौर पर यही बयां करती है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।